गुड मॉर्निंग टू ऑल। मेरा नाम दीक्षिका नासा है और मैं विक्टोरिया इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड में पिछले 3 साल से काम कर रही हूँ एज ए QMS हेड और मेरा टोटल वर्किंग एक्सपीरियंस जो है वो है 14 ईयर्स का। आज हम पढ़ने जा रहे हैं VSA के बारे में। VSA होता है वेंडर सिस्टम ऑडिट। इसको स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा पढ़ना चाहेंगे क्वालिटी सिस्टम और क्वालिटी सिस्टम की इंपॉर्टेंस के बारे में। क्वालिटी सिस्टम क्या होता है? क्वालिटी सिस्टम सिर्फ क्वालिटी नहीं बनाता है, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, उन सब से मिला के जो है वो आपका क्वालिटी सिस्टम बनता है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल मैं लूँगी परचेजिंग का। अगर हमें कोई भी चीज़ अपनी कंपनी के अंदर परचेज़ करनी है तो परचेज़ करने के लिए ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट कंपनी के बाहर गए और हमने परचेज़ किया और हमने उसको लाके कंपनी के अंदर रख दिया, ऐसा नहीं होता। हमें परचेज़ करने के लिए सबसे पहले एक इंडेंट देना होता है परचेज़ डिपार्टमेंट को। वो उस इंडेंट को लेके अप्रूवल करवाता है। अप्रूवल करवाने के बाद वो कोटेशन लेता है डिफरेंट वेंडर्स से, जिसकी कोटेशन उसको बहुत अच्छी लगती है वो उससे परचेज़ करता है। परचेज़ करने के बाद देन हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास मिलता है। ये एक छोटा सा एग्जांपल था। इसी तरीके से हमारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं और जिस भी कंपनी के अंदर ये सिस्टम थ्रू आउट चलता है वो कंपनी कभी भी जो है वो लैक ऑफ नहीं करती है। अब हम आपको बताना चाहेंगे क्वालिटी सिस्टम में के इम्पॉर्टेंस के बारे में। और उसकी इम्पॉर्टेंस जानने से पहले एक छोटी सी चीज़ है कि हमारा जो नवंबर का महीना होता है हर साल हम उसको क्वालिटी मंथ की तरह मनाते हैं, जिसके अंदर हम ये इंश्योर करते हैं कि वहाँ पर कोई भी सिस्टम जो है वो नॉन अडेयर ना हो, अडेयर हो और इंश्योर हो। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वालिटी सिस्टम के इम्पॉर्टेंस के बारे में। जैसा कि आप ये स्लाइड देख रहे हैं कि क्वालिटी प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमारी आती हैं ड्यू टू सिस्टम नॉट एडिक्वेट या नॉन अडेरेंस की वजह से। आप इस पाई चार्ट में देख रहे होंगे कि 70% जो प्रॉब्लम्स हैं दैट आर ड्यू टू सिस्टम नॉन अडेरेंस, कि हम सिस्टम बना तो लेते हैं बट हम सिस्टम को अडेयर नहीं करते हैं। तो 70% प्रॉब्लम्स जो है वो हमारी हैं सिस्टम नॉन अडेरेंस की वजह से। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि सीरियस क्वालिटी प्रॉब्लम इश्यूज होते हैं सिस्टम को नॉन अडेरेंस की वजह से। जैसे सबसे पहले आप फिगर में देख रहे हैं, पिक्चर में देख रहे हैं कि पॉसिबिलिटी ऑफ डोर ओपनिंग इन हाफ लॉक कंडीशन। नेक्स्ट आप देख रहे हैं डोर लैच फाउंड NG। थर्ड है इम्प्रॉपर मोल्ड रिपेयर बाय Tier 2 वेंडर। अच्छा, पहले तो हम बताएं कि Tier 1 और Tier 2 होता क्या है। Tier 1 वो कंपनीज होती हैं जो डायरेक्ट हमारी लिंक्ड होती हैं OEMs के साथ। अगर मैं विक्टोरिया इंडस्ट्रीज़ की बात करूँ तो विक्टोरिया इंडस्ट्रीज़ जो है वो Tier 1 है फॉर मारुति, क्योंकि हम मारुति को डायरेक्ट सप्लाई करते हैं। तो वी आर Tier 1 वेंडर्स। एंड Tier 2 वेंडर्स कौन होते हैं? Tier 2 वेंडर्स वो होते हैं जिनसे हम सप्लाई लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने जॉब वर्क के लिए कोई पार्ट दे रखा है या हमने प्लेटिंग के लिए कोई भी पार्ट देख रहा है तो वो हम प्लेटिंग विक्टोरिया इंडस्ट्रीज़ नहीं करती है, जॉब वर्क विक्टोरिया इंडस्ट्रीज़ नहीं करती है, वो देती है अपने सप्लायर को। तो वो जो सप्लायर हैं वो आते हैं Tier 2 के अंदर। तो Tier 1 और Tier 2 का कंसेप्ट आई थिंक क्लियर हो गया होगा। Tier 1 वेंडर्स वो होते हैं जो डायरेक्ट सप्लाई करते हैं OEMs को, और Tier 2 वेंडर्स वो होते हैं जो पहले Tier 1 को देते हैं एंड देन Tier 1 उसको असेंबल करता है एंड देन वो जाता है आपका OEMs के अंदर। तो आप देखिए सिस्टम फेलियर कहाँ पर होता है। Tier 2 में क्या होता है कि वीक फोरम चेंज मैनेजमेंट, नो इंस्पेक्शन ऑफ पार्ट आफ्टर चेंज। वीक फोरम चेंज मैनेजमेंट मतलब कि फोरम क्या होता है? मैन, मशीन, मेथड, मटेरियल। अगर इसमें कोई भी चेंजेस आते हैं तो आप उसको मॉनिटर नहीं करते हो, ये होता है वीक फोरम मैनेजमेंट। नो फोरम चेंज इन्फॉर्मेशन टू Tier 1। Tier 1 को आप कोई भी इंफॉर्मेशन चेंज नहीं देते हो। अब Tier 1 में क्या है? CTQ पैरामीटर्स नॉट कम्युनिकेटेड टू Tier 2। CTQ इज़ फॉर क्रिटिकल टू क्वालिटी। ये क्रिटिकल टू क्वालिटी पैरामीटर्स जो है वो कम्युनिकेट नहीं होते Tier 1 को, और Tier 1 को कम्युनिकेट नहीं किए जाएंगे तो नेचुरल सी बात है कि उसमें डिफेक्ट्स आने के चांसेस तो रहेंगे ही रहेंगे। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी रीज़न फॉर डिफेक्ट। कोई भी चीज़ डिफेक्ट आने का रीज़न क्या होता है? सबसे पहला रीज़न है टेक्निकल रूट कॉज एंड सिस्टम फेलियर। एक्चुअल रूट कॉज इज़ नॉट ओनली इन प्रोसेस बट ऑल्सो इन सिस्टम। हम हमेशा बात करते हैं कि हमारा जो रूट कॉज है वो आता है हमारा प्रोसेस में, बट ऐसा नहीं होता है। प्रोसेस को हमने डिफाइन कर दिया, प्रोसेस तो चलेगा ही चलेगा, बट क्या हम उसको अडेयर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ सिस्टम। तो जब तक हम सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे, सिस्टम को अडेयर नहीं करेंगे, गलतियां हमसे होंगी ही होंगी। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी रोबो सिस्टम कंसिस्टेंसी क्वालिटी। आप फर्स्ट स्लाइड में देख रहे हैं कि हमारे जो नंबर ऑफ डिफेक्ट्स हैं बहुत ज़्यादा हायर हैं और जो लाइन डिफेक्ट मारुति के ऊपर जो भी हमारे लाइन डिफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमारा जो स्कोर है
वो आप रेड लाइंस इंडिकेट कर रहा है कि 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 के बीच में आ रहा है, क्योंकि हमारे जितने नंबर ऑफ डिफेक्ट ज़्यादा आएंगे, हमारी जो वैल्यू है, हमारी जो रैंकिंग है कस्टमर एंड पे उतनी ही गिरती जाएगी और उतने ही नंबर ऑफ डिफेक्ट आएंगे। वहीं हम नीचे चल के देखें कि हमारा जो स्कोर अगर 80% से ऊपर है तो वहाँ पर हमारे नंबर ऑफ डिफेक्ट्स बहुत कम है और हमारी जो कंसिस्टेंट वैल्यू है वो भी बहुत अच्छी है। सप्लायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए? सप्लायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए अडेरेंस टू प्रोसेस एंड अडेरेंस टू सिस्टम। अडेरेंस टू प्रोसेस, प्रोसेस में क्या होना चाहिए? प्रोसेस कंट्रोल स्टैंडर्ड यानी कि PCS एंड MISPI मारुति इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड, दैट इज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस। अब हम चलेंगे अडेरेंस टू सिस्टम। सिस्टम को अडेयर कैसे करना है? सिस्टम को अडेयर ऐसे करना है, वेंडर क्वालिटी एश्योरेंस मैनुअल, दैट इज कॉल्ड VQM। अभी हम अपनी कंपनी की बात कर रहे हैं तो हमारे यहाँ पर जो हमारा मेजर कस्टमर है वो है मारुति। मारुति का जो एक मैनुअल होता है, हर कंपनी इस तरीके से, मारुति नहीं, हर जितनी भी कंपनीज है वो एक मैनुअल डिज़ाइन करती हैं अपने सप्लायर्स के लिए, जिसमें उसकी सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो लिखी होती हैं। मुझे प्रोडक्शन से क्या चाहिए, मुझे क्वालिटी से क्या चाहिए, मुझे मेंटेनेंस से क्या चाहिए। तो हर कंपनी का एक मैनुअल डिज़ाइन किया जाता है और वो मैनुअल अपने सप्लायर को दिया जाता है पढ़ने के लिए, ताकि उसकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पढ़ ले और वो फुलफ़िल हो जाए। ऐसे ही हमारा जो एक मारुति का एक वेंडर मैनुअल है जिसको आप पढ़ सकते हैं। अब आता है हमारा क्वालिटी सिस्टम असेसमेंट बाय MSIL। जो हम वेंडर सिस्टम ऑडिट की बात कर रहे हैं, ये बेसिकली है क्या? ये क्वालिटी सिस्टम असेसमेंट है जो मारुति करती है, हर साल करती है। कई बार वो हर 6 महीने में करती है, कई बार वो हर 3 महीने में करती है। वो डिपेंड करता है कि आपकी कैटेगरी क्या है, उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है वो आपकी ऑडिट करती है। ये एक असेसमेंट ऑडिट होती है। MSIL QA VSA कंडक्ट सिस्टम ऑडिट एट Tier 1 सप्लायर पीरियोडिकली। अच्छा, ये जो हमारी सिस्टम ऑडिट होती है, VSA सिस्टम ऑडिट, ये Tier 1 वेंडर्स के ऊपर होती है और पीरियोडिकली, जैसा भी मैंने बताया था, पीरियोडिकली मतलब ऑडिट होती है, कहीं पर 1 साल में होती है, कहीं पे 6 महीने में होती है, कहीं में 3 महीने में होती है। वो डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी में हैं। तो यही इसमें मेंशन है कि MSIL QA कंडक्ट सिस्टम ऑडिट एट Tier 1 सप्लायर पीरियोडिकली। इसके अंदर जो है टोटल क्लॉज इन चेकशीट, एक चेकशीट होती है। चेकशीट के अंदर हमारे 14 नंबर ऑफ क्लॉजेज होते हैं, जिसके अंदर 79 चेक पॉइंट्स होते हैं। और इसकी स्कोरिंग क्राइटेरिया क्या है, आप टेबल देख सकते हैं। 0 इंडिकेट सर्कल, जिसका स्कोरिंग क्राइटेरिया है +3, जिसमें सिस्टम डिफाइन एंड इम्प्लीमेंटेड +0 इज इक्वल टू 3 मार्क्स। इसका मतलब है कि आपका जो सिस्टम है वो इम्प्लीमेंट भी है, डिफाइंड भी है, अडेयर्ड भी है, सब कुछ है। नेक्स्ट है आपका ट्राइंगल। ट्राइंगल मीन्स 0 मार्क्स। 0 में क्या है? माइनर डेफिशिएंसी है आइदर इन सिस्टम डेफिनेशन और इम्प्लीमेंटेशन। कुछ माइनर डेफिशिएंसीज होती हैं, या तो आपके सिस्टम में है या फिर वो इम्प्लीमेंटेशन गैप है। आपने सिस्टम बना दिया बट आपने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया हुआ कहीं पर भी, तो वहाँ पर आपको 0 क्राइटेरिया आएगा, 0 मार्क्स मिलेंगे। थर्ड है आपका क्रॉस। क्रॉस का मतलब होता है -3, मीन्स आपको नेगेटिव मार्किंग दी जाएगी। इसका मतलब है कि मेजर डेफिशिएंसी है या तो सिस्टम में या फिर इम्प्लीमेंटेशन में, या तो आपके पास सिस्टम ही नहीं है या फिर वो बिल्कुल भी इम्प्लीमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, मेजर है। तो इसी के बिहाफ पे हमारी जो कैटेगरीज हैं वो डिफाइंड होती है वेंडर के ऊपर। जैसा कि आपने देखा है, देख रहे हैं, वेंडर्स आर कैटेगराइज एट रेड, येलो एंड ग्रीन। रेड कैटेगरी के वेंडर्स वो होते हैं जिनका स्कोरिंग क्राइटेरिया जो है वो 50% से कम होता है, लेस देन 50% होता है, वो होते हैं हमारे रेड कैटेगरी के सप्लायर्स। उसके बाद आते हैं हमारे येलो कैटेगरी के सप्लायर्स और ग्रीन कैटेगरी के सप्लायर्स। येलो कैटेगरी के सप्लायर्स जो हैं हमारे 18%, या आप जो पाई चार्ट देख रहे हैं, पाई चार्ट के अंदर आ रहा है कि हमारे 18% सप्लायर्स आर इन रेड कैटेगरी। तो हमारे ओवरऑल मारुति के अंदर क्या फिगर है कि अभी भी हमारे 18% सप्लायर्स ऐसे हैं जो बिल्कुल रेड कैटेगरी में हैं। येलो कैटेगरी वो होती है जिसके अंदर आपके नंबर जो है वो होते तो मोर देन 50% है, बट हमने कुछ क्रिटिकल क्लॉजेज हमने डिफाइन कर रखे हैं। इसमें 5 क्रिटिकल क्लॉजेज होते हैं। उन 5 क्रिटिकल क्लॉजेज में आपको मोर देन और इक्वल टू 50% आना चाहिए, और ओवरऑल जो है वो आपका जो स्कोरिंग है वो 50% से ऊपर होता है, तब आप लाई करते हैं येलो कैटेगरी में। मतलब आपका जो क्रिटिकल क्लॉजेज हैं वो आपके लेस देन 50% आ रहे हैं और आपका ओवरऑल जो क्राइटेरिया है वो 60% है या 50% के ऊपर है, देन यू विल लाई इन येलो कैटेगरी। ग्रीन कैटेगरी वो कैटेगरी होती है जिसके अंदर आपका जो स्कोरिंग है
ओवरऑल भी 50% से अबव होना चाहिए, प्लस जितने भी आपके 5 क्रिटिकल क्लॉजेज हमने डिफाइन कर रखे हैं उन 5 क्रिटिकल क्लॉजेज के अंदर भी आपको 50% से अबव आना चाहिए। तो ये होता है रेड, येलो और ग्रीन कैटेगरी। अब हम 1 बाय 1 जो है वो जितने भी हमारे क्लॉजेज हैं, एक्चुअली इस चेकशीट के अंदर भी मैंने आपको बताया था 14 नंबर ऑफ क्लॉजेज हैं। अब हम 1 बाय 1 एक एक क्लॉज को पढ़ना चाहेंगे आगे। तो क्लॉज नंबर 1 है हमारा प्रोडक्शन प्रिपरेशन। ये क्लॉज बेसिकली हमारा आता है इंजीनियरिंग के साथ, एनपीडी के साथ। तो स्टार्ट करते हैं इसको। आप ये पहला फिगर देख रहे हैं, इसके अंदर क्या लिखा है, मोर एफर्ट्स डेवलपमेंट ड्यूरिंग स्टेज रिजल्ट्स इन स्मूथ लॉन्च ऑफ पार्ट इन प्रोडक्शन। हम जितने एफर्ट्स करेंगे पार्ट डेवलपमेंट में उतने ही अच्छा हमें पार्ट प्रोडक्शन में रिजल्ट मिलेगा। अगर हम स्टार्टिंग में ही एफर्ट्स नहीं करेंगे तो हमारा जो रिज़ल्ट है वो अच्छा नहीं आएगा। आप ग्राफ से देख सकते हैं कि अगर हम एफर्ट ज़्यादा करेंगे, एक ग्रीन कलर का लाइन आ रहा है और एक रेड कलर का लाइन आ रहा है और एक डॉटेड लाइन आ रहा है, दैट इज़ कॉल्ड एसओपी। एसओपी मीन्स स्टार्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर हम स्टार्ट ऑफ प्रोडक्शन से पहले देखते हैं, अगर जो आप ग्रीन लाइन देख रहे हैं, ग्रीन लाइन में क्या आ रहा है कि एफर्ट्स वहाँ पर ज़्यादा किए गए हैं और वो डाउन द लाइन जब आपका टाइम है वो कम होता जा रहा है और पार्ट प्रोडक्शन में वो ईजीनेस आती जा रही है। ठीक है, तो ग्राफ आपका ऐसे जाके और ऐसे आ रहा है। तो इट मीन्स कि आपने एफर्ट्स बहुत ज़्यादा किए इनिशियल टाइम में और लास्ट में जब आपका प्रोडक्शन का टाइम आया है तो आप बिल्कुल ईजी रह रहे हैं। ठीक है, वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें तो हमने एफर्ट्स पार्ट डेवलपमेंट में बहुत कम किए हैं और उसके बाद हम ग्राफ देखें तो हमारा टाइम जो है वो पार्ट प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा लग रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने इनिशियल टाइम में अपने एफर्ट्स नहीं किए। हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया, हम आगे चल के देखेंगे। और आगे चल के देखने में क्या होता है, प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इसलिए हमारा मेन पर्पस क्या होता है कि हम इनिशियली पार्ट डेवलपमेंट के टाइम पे एफर्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा करें ताकि हमें आगे जाके हेल्दी और हैप्पी लाइफ जिए, यानी कि पार्ट जो है हमारा वो स्मूथ चलता रहे। नेक्स्ट है हमारा स्टार्टिंग डेवलपमेंट ऑफ पार्ट्स। स्टार्टिंग डेवलपमेंट ऑफ पार्ट्स कैसे होती है? सबसे पहले टेक्निकल रिव्यू मीटिंग होती है हमारी MSIL के साथ। MSIL मीन्स मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। हमारी टेक्निकल रिव्यू मीटिंग्स होती है, उसके अंदर हमारी CFT टीम जाती है, डेवलपमेंट टीम जाती है, प्रोडक्शन टीम जाती है, जो भी हमारी टीम्स होती हैं। CFT टीम मीन्स क्रॉस फंक्शनल टीम। वो वहाँ मारुति के अंदर बैठ के एक स्पेसिफिक स्पेक मीटिंग होती है, उसमें डिफ़ाइन करते हैं क्या हमें चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो ये सब आती है। तो सबसे पहले हमारी टेक्निकल रिव्यू मीटिंग हुई MSIL के साथ, उसके बाद स्पेसिफिकेशन मीटिंग हुई टू डिस्कस एंड फाइनलाइज रिक्वायरमेंट्स कि हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, मारुति की रिक्वायरमेंट क्या है, उसको विक्टोरा कैसे अडेयर करेगी या कोई भी कंपनी उसको कैसे अडेयर करेगी। ठीक है, ये हो गई हमारी स्पेक मीटिंग। तो इसके अंदर डिस्कस होता है और फाइनल रिक्वायरमेंट जो है वो हमारी फ्रीज होती हैं। इसके बाद आता है हमारा पीरियोडिक मॉनिटरिंग ऑफ पार्ट डेवलपमेंट एक्टिविटी चार्ट। इसमें क्या होता है, एक एक्टिविटी चार्ट बनाया जाता है जिसकी कि पीरियोडिक मॉनिटरिंग की जाती है कि हमको कैसे कैसे आगे कहाँ पर क्या क्या काम करना है। नेक्स्ट आती है हमारी जॉइंट डेवलपमेंट रिव्यू विद MSIL। उसके बाद एक डेवलपमेंट के साथ एक जॉइंट रिव्यू होता है मारुति के साथ। नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ पार्ट डेवलपमेंट प्रॉब्लम हिस्ट्री। उसके बाद क्या होता है कि पार्ट डेवलपमेंट की प्रॉब्लम हिस्ट्री बनाई जाती है। सिमिलर टाइप का पार्ट जो है वो हमारा अगर पास्ट में चल रहा है तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी वो हम इसको अपने नए वाले प्रोजेक्ट में इसको इन्वॉल्व करेंगे, सो दैट इस वाले पार्ट के अंदर ये जो लास्ट में इशू आए हैं वो अब ना आ सकें। तो ये तो है हमारा स्टार्टिंग डेवलपमेंट ऑफ पार्ट्स। अब हम नेक्स्ट चलते हैं एज पर चेकशीट। ये हमारी फर्स्ट चेकशीट का फर्स्ट पॉइंट है रिगार्डिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोसीजर ऑफ प्रोडक्शन प्रिपरेशन। इसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि प्रोसीजर फॉर प्रोडक्ट डेवलपमेंट फ्रॉम रिसिप्ट order to SOP at customer end to be available and team should understand it. And next है defined roles and responsibilities। देखिए सबसे पहले हमें कोई भी काम करने के लिए एक SOP चाहिए होती है, प्रोसीजर चाहिए होता है, और जब तक वो प्रोसीजर नहीं होता है हम नहीं काम कर सकते। तो किसी भी चीज़ को, किसी भी सिस्टम को ड्राइव करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक प्रोसीजर होना चाहिए। इसके अंदर भी सबसे पहली जो पार्ट इसने मांगा है वो यही मांगा है कि आपके पास एक प्रोसीजर होना चाहिए प्रोडक्ट डेवलपमेंट का, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक, उस जिसके अंदर डिफाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिफाइंड हो। पहला पॉइंट, पहली रिक्वायरमेंट ये है।
दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है कि APQP मैट्रिक्स फॉर डिसाइडिंग डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ बेस्ड ऑन कैटेगरीज ऑफ पार्ट्स फॉर न्यू एंड मॉडिफिकेशन। एक APQP मैट्रिक्स बनाई जाती है जिसके अंदर डिसाइड होता है कि एक्टिविटीज़ कौन कौन सी एक्टिविटीज़ किस किस फेज़ में हमें करनी है, वो सारी चीज़ें उस APQP मैट्रिक्स में ड्राइव होती हैं। तो आपके पास सबसे पहले होना चाहिए प्रोसीजर, नेक्स्ट उस प्रोसीजर के अंदर डिफाइंड होना चाहिए रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्कोप, ये सारी चीज़ें डिफाइंड होनी चाहिए। नेक्स्ट थर्ड आपके पास होना चाहिए APQP मैट्रिक्स। थर्ड पॉइंट है हमारा मास्टर ट्रेनिंग प्लान एज पर APQP मैट्रिक्स, कस्टमर इवेंट, सैम्पल अप्रूवल, ट्रायल डेट्स, SOP एट कस्टमर एंड, वेंडर इवेंट्स, पायलट लॉट सबमिशन, प्लान वर्सेस एक्चुअल अपडेशन, माइक्रो टाइमिंग प्लान, मैचिंग विद मैक्रो प्लान, कैप्चरिंग डिलेज इन प्लान वर्सेस एक्चुअल इन टाइमिंग प्लान। इसके अंदर क्या है, एक मास्टर टाइमिंग प्लान होना चाहिए। हम कोई भी काम करते हैं हमारे पास एक टाइमिंग प्लान होना चाहिए, हमें पूरा प्रॉपर प्लान्ड तरीके से काम करना है। जैसा हमने अभी ऊपर की स्लाइड में दिखाया था कि हम इनिशियल टाइम में अगर बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा देंगे, प्लानिंग करेंगे, तो हमें आगे जाके प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो सिमिलर चीज़ है कि जब हमें कोई भी काम करेंगे तो हम उसको टाइमिंग प्लान सबसे पहले बनाएंगे। टाइमिंग प्लान में लिखा होगा कि मुझे ये एक्टिविटी इस मंथ में करनी है, और उस मंथ में भी माइक्रो प्लान बनता है कि इस मंथ के इस वीक में करनी है, वो करनी है, प्लान्ड हो गया, एक्चुअल हो गया। अगर वो नहीं हुई, डिले हुई, तो डिले क्यों हुई, उसका रीज़न, ये सब चीज़ें हमारी उस टाइमिंग प्लान में आती हैं। नेक्स्ट है हमारा एविडेंसेस ऑफ रिव्यू बाय प्रोजेक्ट लीडर एंड टॉप मैनेजमेंट इन द टाइमिंग प्लान, MOM और रिकॉर्ड ऑफ रिव्यूज़। अब ऐसा नहीं है कि हमने टाइमिंग प्लान बना दिया और छोड़ दिया, उसको कोई रिव्यू ना करे, उसको रिव्यू करने के लिए टॉप मैनेजमेंट का इन्वॉल्वमेंट भी ज़रूरी है उसके अंदर। अगर वो रिव्यू नहीं करेंगे तो चलता जाएगा, पता चलेगी वो 6 महीने का प्रोजेक्ट जो है वो 6 साल का प्रोजेक्ट बन गया। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, टाइमिंग प्लान के अकॉर्डिंग अपने मैनेजमेंट के साथ उसको रिव्यू कराना है, टॉप मैनेजमेंट के साथ। उसकी एक फ्रीक्वेंसी सेट करनी है कि मेरा CFT टीम उसको कब वेरीफाई करेगी, कब रिव्यू करेगा, मेरा टॉप मैनेजमेंट उसको कब रिव्यू करेगा, सो दैट वो चीज़ें प्लान और एडहेयर दोनों हो जाएं। और इसी के साथ साथ उसकी MOM भी बननी चाहिए। MOM का मतलब होता है मिनट्स ऑफ मीटिंग, कि आज हमने कुछ डिसाइड किया, उसको नोट डाउन कर लिया, नोट डाउन करने के बाद हमने उसकी टारगेट डेट ले ली, और नेक्स्ट जब हम उसको रिव्यू करेंगे तो हम पहले वो MOM खोलेंगे जो हमने लास्ट बनाई थी, हम उसको पढ़ेंगे कि ये हमने चीज़ें लिख के दी थी, क्या ये चीज़ें हो गई हैं या नहीं हुई हैं, तो क्यों नहीं हुई हैं, हो गई हैं तो ओके। अभी तक हमने 4 रिक्वायरमेंट्स पढ़ी हैं। सबसे पहले प्रोसीजर, नेक्स्ट है हमारा APQP मैट्रिक्स, थर्ड है हमारा टाइमिंग प्लान, फोर्थ है हमारा टॉप मैनेजमेंट के साथ रिव्यू और उसकी MOMs, एविडेंसेस उसके। नेक्स्ट है हमारा पार्ट डिफेक्ट हिस्ट्री, लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स रिपोर्टेड इन पार्ट एज कस्टमर एट इन हाउस and from past experience or Kakotura sheet, list of problems expected, list of problem which can't be captured at customers end, warranty listed problem, list of problems difficult to repair, verification of part action during upcoming how new part development। ये क्या है हमारा पास्ट डिफेक्ट हिस्ट्री, कि सिमिलर टाइप का पार्ट जो है वो हमने कभी पास्ट में बनाया हो और उसकी हिस्ट्री नोट डाउन की गई हो हमने, कि इस पार्ट में ये प्रॉब्लम्स आई थी, जब हम नेक्स्ट टाइमिंग पे ये पार्ट बनाएंगे तो जो प्रॉब्लम हम ऑलरेडी फेस कर चुके हैं वो हम इस वाले पार्ट में ना फेस करें। तो ये पूरी डिटेल आपके पास लिस्ट होनी चाहिए कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी। काकोतुरा शीट को हम बोलते हैं पास्ट फेलियर शीट या लेसन लर्न, जो हमने लास्ट पार्ट के अंदर हमने जो भी प्रॉब्लम्स फेस करी हैं वो प्रॉब्लम्स हम इसमें ना फेस करें। तो ये इस तरीके का एक हिस्ट्री जो है पास्ट डिफेक्ट हिस्ट्री आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोसीजर फॉर FMEA विथ CFT अप्रोच, रेटिंग ऑफ FMEA एज पर AIAG गाइडलाइंस एंड हैविंग बैकअप डेटा फॉर रेटिंग। प्रोसीजर फॉर FMEA विथ CFT अप्रोच, आपके पास FMEA का प्रोसीजर होना चाहिए विथ CFT अप्रोच। CFT में कौन कौन लोग हैं, उनकी अप्रोच क्या क्या कहती है, उसके अकॉर्डिंग आपके पास FMEA का प्रोसीजर डिज़ाइन होना चाहिए। नेक्स्ट है रेटिंग ऑफ FMEA एज पर AIAG गाइडलाइंस। AIAG की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपने जो FMEA बनाया है उसमें रेटिंग्स जो है आप उसी के अकॉर्डिंग देंगे, प्लस उसका बैकअप डाटा आपके पास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने उसमें रेटिंग दे दी,
सिवियरिटी की ये दे दी, अकरेंस की दे दी, डिटेक्शन की दे दी, बट उसका बैकअप क्या है? ऐसा नहीं अपनी मर्जी से आपने 5 दे दी, अपनी मर्जी से आपने 4 दे दी, अपनी मर्जी से आपने 10 दे दिए, ऐसा नहीं है। उसका बैकअप डेटा आपके पास होना चाहिए कि आपने ये रैंकिंग दी है तो वो किस बिहाफ से आपने मार्किंग की है, तो ये चीज़ें होनी चाहिए। कट ऑफ क्राइटेरिया फॉर टेकिंग एक्शन एज पर लेटेस्ट AIAG मैनुअल, एक कट ऑफ क्राइटेरिया जो एक मैनुअल के अंदर दिया होता है वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। वो किस लिए होता है? टॉप 3 RPN को प्रोसेस करने के लिए। RPN इज़ फॉर रिस्क प्रायोरिटी नंबर, कि आपको कौन से टॉप 3 पे आपको किस पे पहले अटैक करना है, किस पे आपको काम करना है। उसके बाद है रिव्यू ऑफ FMEA एज पर डिसाइडेड क्राइटेरिया एट डिसाइडेड फ्रीक्वेंसी। FMEA का रिव्यू होना चाहिए एज पर डिफाइंड क्राइटेरिया एट डिसाइडेड फ्रीक्वेंसी। ऐसा नहीं है कि आपने FMEA को रिव्यू करके आज बनाया और छोड़ दिया, उसके बाद आपने उसको कभी रिव्यू ही नहीं किया। उसकी एक फ्रीक्वेंसी सेट होनी चाहिए, किस टाइम पे आपको कब रिव्यू करना है, ठीक है। तो ये था हमारा अभी तक का क्लॉज नंबर 1। अब इसके अंदर आप देख रहे हैं कि 90 एक रेड लाइन में लिखा हुआ है कि 90% सप्लायर नॉट प्रिपेयरिंग FMEA एज पर AIAG गाइडलाइन। जो हमारे सबसे ज़्यादा मार्किंग जो है वो यहाँ पे कटते हैं, वो क्यों कटते हैं? वो इसलिए कटते हैं कि हमारे जो सप्लायर्स हैं ना वो AIAG की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग FMEA को नहीं बनाते हैं, उसको फॉलो नहीं करते हैं। नेक्स्ट है हमारा FMEA। FMEA क्या होता है? अ टूल टू आइडेंटिफाई प्रायोरिटाइज रिस्क एरियाज एंड देयर मिटिगेशन प्लान। ये एक तरीके का टूल है जिसमें हम अपने पोटेंशियल डिफेक्ट्स को या पोटेंशियल रिस्क को हम आइडेंटिफाई करते हैं और उसका मिटिगेशन प्लान बनाते हैं। ऑब्जेक्टिव और पर्पस क्या है इसका? आइडेंटिफाई पोटेंशियल फेलियर मोड, कॉजेज, इफेक्ट्स, इनपुट कम फ्रॉम प्रोसेस फ्लो डायग्राम। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि आइडेंटिफाई करते हैं हम पोटेंशियल फेलियर, उसके कॉज और उससे होने वाले उसके इफेक्ट्स, क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं। और इनपुट इसकी कहाँ से आती है? प्रोसेस फ्लो डायग्राम PFD से। आइडेंटिफाई की इनपुट विच अफेक्ट क्वालिटी, रिलेबिलिटी एंड सेफ्टी ऑफ अ प्रोडक्ट और प्रोसेस। व्हेन टू यूज़ इट। अब हमें FMEA हमने बना लिया, अब इसको यूज़ कब कब करना है और कैसे करना है? न्यू प्रोडक्ट, जब हम भी नया प्रोडक्ट बनाते हैं, न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस होता है तब करते हैं। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रोसेस फ्लो डायग्राम, जब हमारा प्रोसेस पूरा डिज़ाइन हो जाता है तब हम करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जब तक हम प्रोसेस डिज़ाइन नहीं करेंगे हमें क्या पता चलेगा कि हमारे प्रोसेस में क्या पोटेंशियल कॉजेज आ सकते हैं। अच्छा, PFMEA होता क्या है? पोटेंशियल फेलियर मोड इफेक्ट एंड इट्स एनालिसिस, कि हमें किसी भी प्रोसेस के अंदर हम पोटेंशियल इफेक्ट्स ढूंढें, पोटेंशियल कॉजेज ढूंढें और उसके क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, इसलिए हम FMEA करते हैं। तो सबसे पहले न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस, कि हमने कोई भी नया पार्ट बनाया, इसके अंदर क्या क्या पोटेंशियल कॉजेज आ सकते हैं, जिसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है, सबसे पहले न्यू प्रोडक्ट के टाइम पे। देन नेक्स्ट है व्हेन ट्रबल शूटिंग प्रोडक्शन इश्यूज़, जब कोई प्रोडक्शन इश्यूज़ आते हैं उस टाइम पे हम उसको रिव्यू करते हैं। व्हेन प्लानिंग एंड क्लोजिंग प्रिवेंटिव एंड करेक्टिव एक्शंस, जब हमने कोई भी प्लानिंग और क्लोजिंग, मतलब हम जब भी कोई भी करेक्टिव एक्शंस हम बनाते हैं, क्लोज करते हैं, उस टाइम पर भी हम FMEA को रिव्यू करते हैं। क्या पता हमें उसको दोबारा रिव्यू करके उसकी जो रैंकिंग है वो चेंज करनी पड़े। इम्पॉर्टेंट क्या है इसके अंदर? PFMEA इज़ अ CFT एक्टिविटी, नेवर डू इट अलोन। जो PFMEA है वो एक CFT अप्रोच है। CFT मीन्स क्रॉस फंक्शनल टीम अप्रोच है। आप इसको अकेले बैठ के नहीं कर सकते हैं। आपको क्या पता कि प्रोडक्शन में क्या इशू है, आपको क्या पता इससे क्वालिटी का क्या इशू रहेगा, आपको क्या पता डेवलपमेंट टाइम पे क्या हो रहा है, आगे क्या करने वाले हैं। तो आप अकेले बैठ के इसको नहीं कर सकते हैं, आपको इसके लिए CFT अप्रोच की ज़रूरत पड़ती है। ऑलवेज असाइन करेक्ट रैंकिंग एज पर AIAG मैनुअल, जैसा हमने पहले भी बताया कि AIAG की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपको इसमें रैंकिंग देनी है। ये हमारा सिवियरिटी रैंकिंग का FMEA, ये टेबल होता है हमारा, 3 टेबल्स होते हैं इस तरीके से, सिवियरिटी, अकरेंस और डिटेक्शन के। तो आपको इसको पढ़ के इसमें क्या क्या इफ़ेक्ट दे रखे हैं, इसकी क्या क्या रैंकिंग है और प्रोसेस पे क्या क्या इफेक्ट आ रहा है इसका, ये पढ़ के तब आपको रैंकिंग जो है वो रेटिंग है वो इसके बिहाफ पे देनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से आपने दे दी उठ के, ऐसा नहीं होनी चाहिए। तो फर्स्ट जो हमने देखा है ये हमारा सिवियरिटी का, जो कि 10 से लेके 1 तक स्टार्ट होता है। नेक्स्ट है हमारा अकरेंस एंड डिटेक्शन का,
ये अकरेंस का है, जिसमें सबसे हाई है हमारी 10 रैंकिंग और जब से लो है हमारी फर्स्ट रैंकिंग। एंड देन है हमारा डिटेक्शन का। डिटेक्शन के अंदर उल्टा होता है हमारा जो नो डिटेक्शन कैपेबिलिटी, या इसमें जो रैंक दी जाती है वो नंबर 10 की दी जाती है, और जो डिटेक्शन एरर्स नॉट अप्लाई सबसे लास्ट में है, ये हमारा रैंक नंबर 1 दिया जाता है। इट मीन्स कि इसके अंदर हमारा उल्टा होता है। नेक्स्ट है हमारा कंप्लीट एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम्स रिपोर्टेड ड्यूरिंग डेवलपमेंट, समरी इन PDCA शीट एंड एनालिसिस। कंप्लीट एनालिसिस होता है प्रॉब्लम्स का ड्यूरिंग डेवलपमेंट। ऐसा नहीं है कि आपने प्रॉब्लम्स जो है वो निकाल ली और उसको छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। आपको उसका कंप्लीट एनालिसिस करना होता है, एक समरी बनानी होती है PDCA शीट। PDCA को हम बोलते हैं प्लान, डू, चेक, एक्ट। साइकिल, ये एक साइकिल होती है पूरी की पूरी, और इसका एनालिसिस पहले हमने प्लान किया, देन हमने उसको डू किया, देन चेक किया, देन एक्ट किया, एनालिसिस। तो ये साइकिल हमारी कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है। तो ये हमें करना है। नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्शन प्रिपरेशन। ये हमारा एक तरीके का फॉर्मेट दे रखा है कि आपको किस तरीके से इसको कंप्लीट करना है। लास्ट है हमारा फॉर कंफर्मिंग ऑफ डेवलपमेंट टारगेट्स मास प्रोडक्शन रेडीनेस शीट। आपकी जो है आपके पास कुछ डिफाइंड टारगेट्स होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके पास टारगेट्स नहीं है, बिना टारगेट के आप लोग काम नहीं कर सकते। तो आपके पास डिफाइंड टारगेट्स होने चाहिए फॉर कंफर्मिंग डेवलपमेंट टारगेट्स मास प्रोडक्शन रेडीनेस शीट। आपके पास एक रेडीनेस शीट भी होनी चाहिए। तो यहाँ तक था हमारा प्रोडक्शन प्रिपरेशन का क्लॉज नंबर 1। यहाँ पर हमारा ख़त्म होता है। तो मैं एक छोटा सा ब्रीफ कर देती हूँ समरी। सबसे पहले हमारे पास प्रोसीजर होना चाहिए प्रोडक्शन प्रिपरेशन यानी कि NPD का। देन उसके बाद एक्टिविटी APQP हमारे पास मैट्रिक्स होना चाहिए। देन हमारे पास एक्टिविटी प्लान होना चाहिए। देन हमारे पास एविडेंसेस होने चाहिए। देन हमारे पास FMEA होना चाहिए। FMEA होना चाहिए। FMEA का प्रोसीजर होना चाहिए। FMEA को हमें कैसे, कब, कहाँ यूज़ करना है वो हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट उसकी रेटिंग जो है वो हमें एज़ पर AIAG के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग देनी है, वो हमें पता होना चाहिए। देन एक समरी रिपोर्ट होनी चाहिए फाइनल लास्ट में कंक्लूजन के लिए। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रॉम प्रोडक्शन प्रिपरेशन क्लॉज नंबर 1। तो क्लॉज नंबर 1 हमारा ख़त्म होता है।